So we have few more days left, right? और P4 की वजह से साइकेट्रिस्ट का खर्चा बढ़ गया है. That is a very genuine concern, and do we need to be concerned about the psychiatrist, or do we need to consider the budget? What's the problem here? Oh, P4 is a problem. What's the problem? वैसे पॉइंट ये है कि पेपर 4 देख के जो है वो इतना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग कि बार बार रोना शुरू कर देते हो. डेफिनेटली आई एम श्योर इट्स टफ, आई एम सॉरी, बट मैंने बार बार ये बात कही है, हर दफा क्लास में कहा है, वापस कहूंगा कि यस पेपर 4 इज टफ, एंड यस 20 मार्कर में थोड़ा मुश्किल होता है. वी नीड टू एक्सेप्ट इट. एंड अभी हमारे जो क्लासेस हैं ऑनलाइन, उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स ही ये है कि हम पेपर 4 के ऊपर जो है वो डिस्कशन डिटेल के अंदर लगाएं. दैट इज व्हाट द क्लास ऑफ दीज ऑनलाइन क्लासेस आर एम्ड फॉर. बाकी बर्गर वेगन का केस हमने स्टार्ट किया था, जो कि है मई जून 2023, वेरिएंट 42. इन द लास्ट क्लास ऑनलाइन जो है वो हमारी क्लास ये बीच में एक वीक नहीं हुई, उससे लास्ट वीक में हमने ये वाला पेपर स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेम्बर, विच इज मई जून 2023, वेरिएंट 42. और अभी आज जो है P4 इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका. दिस इज अ वेरी स्टूपिड लाइन, आई एम सॉरी रिजवान शेख. अच्छा बच्चा, तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन P4 इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम लोगों ने इसको कंसिडर कर लिया है. ठीक है, P4 टफ होता है. आंसर जब 20 मार्कर का स्टार्ट करते हैं तो 20 मार्कर का सवाल पढ़ने के बाद ये समझ में ही नहीं आता है कि आंसर कैसे स्टार्ट करें. और जब हम 20 मार्कर लिख रहे होते हैं तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं कि हम उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. या फिर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार P4 के अंदर इतने कम टाइम में ये 2 सवाल हम कैसे करें. एक ये भी सवाल स्टूडेंट से पूछते हैं. फिर एक क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये अ, मतलब क्या हमें पैराग्राफिंग और जो स्ट्रक्चर आपने बताया है वो फॉलो करना जरूरी है. तो कोई स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी नहीं होता है. रिमेंबर, जो पेपर 4 है उसका डेफिनेटली हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसकी आंसरिंग टेक्निक्स पे हम और भी आज से शुरू कर दिए, पिछली क्लास से शुरू किया था, लेकिन आंसरिंग टेक्निक्स पे हम आज भी बहुत सारी बातें करेंगे. लेकिन स्टिल, वट एवर स्ट्रक्चर आई टीच यू, वट एवर पैराग्राफिंग आई टीच यू, वट एवर way of answering I teach you or any other teaches you, that will always be just a suggestion and a preferred structure. I want you guys to follow what I've suggested, obviously. लेकिन अगर कहीं पे कुछ थोड़ा सा अगर पैराग्राफिंग में चेंज हो जाता है, कोई स्ट्रक्चर में प्लस माइनस हो जाता है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. जो भी मैं तुम लोग को ये आंसरिंग करवाता हूँ वो सजेस्टेड होता है. आई रिपीट, डेफिनेटली व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन, जब तुम लोग एग्जाम वाले दिन बैठे होगे तो उसमें सवाल अलग तरह का होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग तरह का होगा, तो मे बी यू माइट हैव टू चेंज अ बिट. तो इट्स ऑल राइट. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. सो डोंट जस्ट फील लाइक कि जो बातें सर ने बताई होती हैं वही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. यू हैव, इफ यू हैव सेट दैट बाउंड्री, दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. और अच्छा, मार्किंग क्राइटेरिया के ऊपर भी बिल्कुल अब हम आज बात करेंगे. और जो ये 20 मार्कर होता है, 20 मार्कर, 1 मिनट में सवाल देख रहा हूँ बट अभी मैं जवाब दूंगा थोड़ी देर में. सो इफ यू टॉक अबाउट द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ दिस पेपर 4 20 मार्कर, देन देखो, मार्किंग स्कीम में तुम लोगों को ये बात पता है कि 4 एलिमेंट्स होते हैं ना. लेट्स यूज अ ब्लैक पेपर टुडे, इफ जस्ट भी सब खैर है. अच्छा, मार्किंग क्राइटेरिया जो 20 मार्कर होता है, पेपर 4 की हम बात कर रहे हैं, 20 मार्कर की हम बात कर रहे हैं. और उसमें जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव को
मार्किंग स्कीम में कहते हैं एओ। एओ सुना हो अगर, मैं दिखाऊंगा अभी पूरा, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा ताकि तुम्हारा 20 मार्कर जो है वो एक दफा सुकून में आ जाए। ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़ाहिर है जो 20 मार्कर मुश्किल करता है ना, तो वो हम उसको कैसे फिर उस पर सोचना शुरू करें कि वो हमें फिर इजी लगने लगे या कंट्रोल हो जाए वो 20 मार्कर। दैट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन इज। अच्छा, तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो नाम से समझो। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो तुम एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जामिनर जो है वो तुम्हें असेस कर रहे हैं ना। व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन, you will be tested and assessed on different criterias। obviously एक स्टूडेंट की क्वालिटी को असेस कैसे करूंगा, मुझे उसको, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव रखने होंगे। एग्जामिनर ने समझो, जो एग्जामिनर ने ये रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स, किसके लिए रखे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। और चार मेन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज। सेकंड क्या होता है, एनालिसिस। थर्ड क्या होता है, एप्लीकेशन। अब कोई ऑर्डर नहीं है, मैं आपको चारों बता रहा हूँ ऑब्वियसली। और फोर्थ जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है एज अ स्टूडेंट, वो है इवैल्यूएशन। सो नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन, दीज आर द फोर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। द इजी वर्ड्स में अगर कहूँ कि जब एक स्टूडेंट एग्जाम में आंसर लिख रहा होता है, जब एक स्टूडेंट एग्जाम में आंसर लिख रहा होता है, तो उसको चार डिफरेंट वेज से टेस्ट किया जाता है। एक उसकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है कि वो उसको किताब कितने अच्छे से आती है। फिर उसका एनालिसिस चेक किया जाता है कि क्या उस स्टूडेंट को पॉइंट को समझाने आता है या समझाने नहीं आता है। एनालिसिस का मतलब है कि आप उस पॉइंट को कितना थरली अंडरस्टैंड करते हो, उसको कहते हैं एनालिसिस। व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाई दिस पॉइंट इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट्स द एनालिसिस पार्ट। उस पॉइंट, उस नॉलेज को समझाने को इजी वर्ड्स में कहते हैं एनालिसिस। और फिर जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं एप्लीकेशन। कुछ बच्चे समझते हैं कि यार अगर हमने केस में से कोई चीज कनेक्ट करी और केस का फैक्ट कॉपी पेस्ट किया तो मुझे एप्लीकेशन मार्क मिलेगा। कि केस में अगर कोई बात लिखी है और मैंने वो आंसर में भी लिखी तो मुझे एप्लीकेशन मार्क मिलेगा। दिस इज व्हाट a lot of students feel that what this is what application is, but no, it's not just about just copying and pasting the facts from the case. It's about application is more about understanding. Application is more about कि क्या जो तुम कॉन्सेप्ट लिख रहे हो उसकी रियल लाइफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तुम्हें है या रियल लाइफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर लिखते हैं लेकिन आंसर उनका बहुत ज्यादा रट्टा बेस्ड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बुरा नहीं है, आई एम नॉट ऑब्वियसली डीग्रेडिंग समवन हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका आंसर बहुत ज्यादा ऐसा फील आता है कि उन्होंने सिर्फ बुक समझाई है, बुक लिखी है। जबकि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि एक स्टूडेंट जब एग्जाम दे रहा है तो वो स्टूडेंट को पूरी अंडरस्टैंडिंग हो रियल लाइफ की भी, और उसको कॉन्टेक्चुअल मतलब बताओ, प्रैक्टिकल मतलब भी बताओ। अगर उस बच्चे के आंसर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 20 मार्कर ऑफ पेपर 4 स्पेसिफिकली, वरना किसी कहीं भी, अगर एक स्टूडेंट के आंसर में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी, तो भी मुझे फुल मार्क्स या ए ग्रेड लेवल नहीं मिल सकता। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इज नोन एज इवैल्यूएशन। देखिए बेसिकली चार चीजें हमें अपने आंसर में लिखनी होती है, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन। और 20 मार्कर का अगर हम ब्रेकअप देखें तो नॉलेज के आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, एप्लीकेशन के हमें मिलते हैं 2 मार्क्स, एनालिसिस के मिलते हैं हमें 8 मार्क्स, और इवैल्यूएशन के मिलते हैं हमें 7 मार्क्स। ठीक है, बेसिकली हमें ये ब्रेकअप पता होना चाहिए ताकि जब हम 20 मार्कर को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अगर हम 20 मार्कर को थोड़ा सा चाहते हैं कि अब हमें इजी लगने लगे, सो वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड evaluation, and these are the marks that are allocated for each part of assessment objectives.
इज इट? एक क्वेश्चन क्या है, अगर हम एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करते केस से तो सिर्फ 3 मार्क्स कट होंगे। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी हसनैन ताहिर तो 3 मार्क्स कट होंगे। ऑब्वियसली अगर केस ये इवैल्यूएशन जो है वो केस में से ही आता है। ये जो एनालिसिस है वो भी काफी हद तक केस में से ही आता है। समझ रहे हो? यानी कि एप्लीकेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली एनालिसिस भी वीक ही होगा, कहीं ना कहीं केस तो यूज करना ही होगा, ये पॉइंट है। हाउ डू यू गिव अ रियली बेस्ट इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन के ऊपर अभी मैं बात करने लगा हूँ थोड़ी देर में। यस। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई सवाल? अच्छा, अब मैं ये केस एक दफा थोड़ा सा ना फास्ट रीड करना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कैन यू ऑल्सो डिस्कस, वानिया क्या कह रही है, कैन यू ऑल्सो डिस्कस इवेल्युएशन जस्ट लाइक हाउ यू एक्सप्लेन्ड एप्लीकेशन इन डिटेल? ओके, इवेल्युएशन पे बात करेंगे। ओके वानिया, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, बीवी बर्गर वेगन, ये केस हमने रीड किया था लास्ट क्लास में, लेकिन आई थिंक एक दफा मैं जल्दी से फिर रीड कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट रीडिंग करूंगा ताकि ये एक दफ़ा केस हमें रिपीट रिफ्रेश हो जाए। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम मैनेजमेंट की, तो पेपर 4 का हमें आई थिंक टाइम फ्रेम मैंने पहले बात की है, एक दफ़ा मैं चलो टाइम पे वापस बात कर लेता हूँ। और टोटल जो टाइम अलाउड होगा वो हमारे पास, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात तुम लोग लॉक कर लेना, अपने पास लिख लेना, नोट्स बना लेना, भूलना नहीं अब ये बात। फिर भूल जाओगे तो कुछ हो जाएगा मुझे। टोटल टाइम कितना अलाउड है भाई? टोटल टाइम अलाउड है 1 hour 15 minutes ना? 1 hour 15 minutes, which means that we will have the total of 75 minutes for this exam। एंड जो इसकी टाइम मैनेजमेंट मैंने पहले सिखाई है, मैं वापस एक दफा कह रहा हूँ कि ये जो 1 घंटा और 15 मिनट है, इसके हम बेसिकली कर दें 4 पीस। कितने पीस कर दें इसके? अगर हम कर दें 4 पीस, तो यूं समझो कि अगर मैं 1 घंटे के 2 पीस कर दूं तो 30 मिनट और 30 मिनट के 2 पीसेस। और अगर मैं 15 मिनट्स के 2 पीसेस कर दूं तो 7.5 मिनट 7.5 मिनट के 2 पीसेस हो जाएंगे ये। और अब मैं क्या करूं कि मैं अपना जो क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैं एग्जाम स्टार्ट करूंगा 2 बजे, लेट्स से 2 बजे जब मेरा एग्जाम स्टार्ट होता है अगर, तो वो एंड हो जाएगा 3:15 PM पे। एंड आई नो दिस दैट आई विल बी ऑन द एग्जामिनेशन सीट बाय 1:30 PM। एंड जब 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैंने अपने पेपर 4 को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा टाइम प्लान करके पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एग्जाम करना शुरू कर दूं और मैंने टाइम का मैप अपने माइंड में ना बनाया हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस मैप, सॉर्ट ऑफ अ मैप थिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन योर माइंड। सो व्हेन आई स्टार्ट माय एग्जाम एट 2, the ideal way to start an exam is that don't just be like a मुश्किल है आसान है, करना तो है ना एग्जाम, जस्ट बी राइड इन, बी जस्ट स्टार्ट, बी द वन जो डायरेक्ट जाके पेपर पर सब स्टार्ट करता है। और सबसे समझदारों वाली अप्रोच ये कि जैसे ही मेरा एग्जाम स्टार्ट हो, मैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पहले केस रीड करूं। ठीक है? ये नाम रीड करूं, सॉरी, केस का नाम जो है बर्गर वेगन बीवी। और फिर जाके मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इवैल्यूएट, मैं क्वेश्चन 1 रीड कर लूं पहले, ठीक है? Evaluate the extent to which leadership contributed to BV's effective strategic management between 2009 and 2022। ठीक है, जैसे ही मैं 2 बजे एग्जाम स्टार्ट करूं, जाके मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करूं और केस की रीडिंग में स्टार्ट कर दूं, केस रीडिंग एंड प्लान क्वेश्चन 1। ठीक है, ये मैंने करना है 7:30 मिनट में। फर्स्ट जो 2 बजे से लेके 2:07 या 2:08 होगा, अब जाहिर है डायरेक्ट एग्जैक्ट 7:30 नहीं हो सकता, लेकिन मोर और लेस 7-8 मिनट के अंदर मैं उसको रीड करूं। जैसे ही घड़ी पे 2:07 या 2:08 हो रहे हो, तो फिर मुझे अगला जो 30 मिनट है वो मुझे क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है। फिर जो अगला 7:30-8 मिनट है वो मुझे
क्वेश्चन, मतलब केस जरा वापस रीड करना पड़ेगा। 2 दफा केस रीड कर सकते हैं हम, वैसे तो एक 4 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फिर इतना टाइम बचेगा नहीं। तो केस रीड करने के लिए फिर हम सेकंड टाइम, और क्वेश्चन 2 को प्लान करने के लिए अगले 7.5 मिनट, एंड देन क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट करने के लिए नेक्स्ट 30 minutes. So basically, I give my first 7-8 minutes to plan question number one and read the case. Then the next 30 minutes, I attempt question number one. Then the next 7-8 minutes, I read the case second time and plan question number two. And then the next 30 minutes, I attempt question number two. ये टाइम इतना क्लियरली माइंड में फ्रेम्ड होना चाहिए ताकि जब हम एग्जाम करने बैठे, तो आई शुड नॉट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बड़ा ब्लंडर है वो 20 मार्कर के अंदर वो ये है, या पेपर 4 के अंदर जो मेजर ब्लंडर है वो ये है कि वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन 1 को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, और फिर क्वेश्चन 2 के लिए इतना टाइम नहीं बचता, और क्वेश्चन 2 को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए खराब कर देते हैं। या प्रॉबेबली वो ये सोचने लग जाते हैं कि मुश्किल सवाल पहले करूं या इजी सवाल पहले करूं, या क्वेश्चन 2 पहले करूं या क्वेश्चन 1, इस तरह की बातें मत सोचना। जस्ट डायरेक्टली अटेम्प्ट ऑन द प्लान फॉर बीट क्वेश्चन नंबर 1। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, अगर मैंने दोनों क्वेश्चंस को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी, अगर मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को इक्वल टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं दी, then I am doing injustice to one of the questions, and that is not right. Even if some question is, if you find some question difficult, even then you give the same amount of time, and even if you find another question to be easy, even then you give the same amount of time. Do not just try to write more in an easy and less in, समझ है, टाइम दोनों को बराबर मिलना चाहिए। दोनों समझो 2 भाई हैं ये, और इन दोनों को टाइम जो है वो, ये 2 भाई हैं, आप इन दोनों भाइयों को टाइम बराबर दें। ऐसा ना करें कि आप एक को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, तो वो फिर अल्टीमेटली वरना क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ वी कैन नॉट फाइंड इनफ पॉइंट्स टू राइट? इट्स ऑल राइट, जाहिर है 20 मार्कर है, उसमें एक आध क्वेश्चन में कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा, एक आध के क्वेश्चन में कंटेंट कम मिलेगा, दैट इज ऑल राइट। if you're not finding enough points to write, then maybe write less points but well explained। सही है। और एक और बात मैं, बस चलो खैर, टाइम मैनेजमेंट की बात भी आई थिंक समझ आ गई है। टाइम की बात हमने लॉक कर ली। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने तुम लोगों को बताए वो भी तुम लोगों ने अपने पास लॉक कर लिए हैं। सो आई थिंक केस हम रीड कर सकते हैं अब। ऑल क्लियर एवरीवन, यहाँ तक बता दो सब स्टेटस सेट, कोई क्वेश्चंस? एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा है रजा डांगरा ने, बहुत ही टेक्निकल सवाल है ये, लेकिन मैं बता देता हूँ सवाल। रजा डांगरा मेरा दोस्त है, इसलिए मैं यूं बात कर रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। सर, जो पहले इजी लग रहा हो पहले वो अटेम्प्ट करें ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ, ये हो सकता है कि मैं एक मजाक कर रहा हूँ, रजा बुरा नहीं मांगना भाई, तू मेरा भाई है। पॉइंट इज के एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंस को ना ढूंढे, आप कॉन्फिडेंस घर से लेके जाए ना। एग्जाम में जाके कॉन्फिडेंस ढूंढूंगा तो ये तो मसला हो जाएगा। तो अगर घर से आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहें, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन यू ऑल गाइज, आई नो दैट यू गाइज आर गोइंग टू अटेम्प्ट रियली गुड एग्जाम इंशाल्लाह। सब मेहनत कर रहे हो तुम लोग और जान लगा रहे हो, तो मुझे पता है, भरोसा है, और पूरा भरोसा कॉन्फिडेंस अभी से है कि तुम लोग अच्छा डेफिनेटली करोगे। सही है। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्स टू, इंशाल्लाह बहुत फिट पेपर होगा। तो 4 चीजें मुश्किल लग जाएंगी, लेकिन दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। ठीक है। और बर्गर वेगन बीवी, अच्छा बीवी देखें, बीवी मैं रीड कर रहा हूँ, केस बहुत फास्ट जाऊंगा, ठीक है। मेक योर नोट्स प्लीज, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन द रीडिंग, ताकि 20 मार्कर्स के ऊपर हमारा अभी ज़ाहिर है आज की क्लास है, फिर इसके बाद अगली 3 क्लासेस 4 क्लासेस और हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड सॉलिड। अच्छा, बर्गर वेगन, BV is a public limited company that owns over 100 restaurants in the US. Each restaurant sells a range of vegan burgers and wraps. BV does not sell any products derived from animals. Animals, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन 1 था ना। मैं क्वेश्चन इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि जब मैं केस रीड करूँ तो मुझे कॉन्टेक्स्ट ज्यादा बेहतर मिले।
क्वेश्चन समझने की भी कोशिश करते हैं, और इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच लीडरशिप contributed to BV's effective strategic management between 2009 and 2022. अब ये जो 20 मार्क का सवाल है, द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जब एग्जाम में तुम लोग बैठे होगे तो एग्जाम में हर 20 मार्क का जो सवाल है वो अलग तरीके का नजर आता है, और हर 20 मार्कर को देख के एक नई तरह की फीलिंग आ सकती है. सो डोंट बी जस्ट कंफ्यूज्ड इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द स्ट्रक्चर. हाँ, स्ट्रक्चर हमें पता है. जो आंसरिंग स्ट्रक्चर हमें 20 मार्कर का पता है वो ये, जो सजेस्टेड स्ट्रक्चर हमें पता है वो ये, कि हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, then we try to create three main paragraphs, and then we write a conclusion paragraph. ठीक है. इंट्रो में हम कोशिश करते हैं जो कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन दे दें, या जो करंट की डेफिनेशन ही दे दें, ज्यादा बेहतर है 20 मार्कर में. एंड दिस कैन बी द डेफिनेशन ऑफ एनी वन वर्ड और टू वर्ड, बट इंट्रो में हम देते हैं क्या, डेफिनेशन. ठीक है. और जो 3 पैराग्राफ्स होते हैं, कोई मुझे बता सकता है, तुम लोग बताओ, पैरा 1 में क्या करते हैं? जो 20 मार्कर का पैरा 1 होता है उसमें हम क्या करते हैं? आई वॉन्ट योर आंसर्स नाउ. सिचुएशन पे बात करते हैं. गुड. करंट सिचुएशन पे बात करते हैं. वेरी नाइस. हम सबसे पहले पैरा 1 में करंट सिचुएशन का बेसिकली मतलब ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, क्योंकि कोई गलती किसी को भी, थोड़ा सा तुम लोग का क्राउड वर्क कर दूंगा मुझे लग रहा है, लेकिन बुरा ऑफेंड नहीं हो जाना तुम लोग. लेकिन पॉइंट इज कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो करंट सिचुएशन में कुछ भी लिख देते हैं. मतलब लिटरली वो कुछ भी लिख देते हैं करंट सिचुएशन में, कि सवाल नहीं पढ़, मतलब सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बात ही नहीं करते, क्योंकि मैंने ये करंट सिचुएशन का वर्ड लिखा है. तो कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो कुछ भी बिजनेस केस में से करंट सिचुएशन, मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं सोचते, ये सवाल नहीं सोचते कि भाई किस सवाल की बात हो रही है, किस चैप्टर की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है. उस एरिया के हिसाब से मैं करंट सिचुएशन समझाऊंगा ना. अब जैसे ये लीडरशिप है, अब सवाल क्या है कि इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच लीडरशिप कंट्रीब्यूटेड टू बीवीज इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिटवीन 2009 एंड 2022. अच्छा, इसमें एक वर्ड जो मुझे आना चाहिए वो तो ये कि ऑब्वियसली मुझे इस लीडरशिप का मतलब पता होना चाहिए कि किस हद तक जो है वो कंपनी की लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है. लीडरशिप का मतलब चैप्टर भी पढ़ा है तुम लोगों ने, लेकिन लीडरशिप इज बेसिकली an art of guiding and motivating a group of people to work towards a defined objective, if you remember the definition. लेकिन लीडरशिप होता है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को, ग्रुप ऑफ, जैसे तुम लोगों के लिए अगर मैं बहुत इजी करके बताऊं, कि जैसे तुम लोग अगर 5-6 दोस्तों का ग्रुप है, तो वो स्टूडेंट, वो बंदा जो दोस्तों में जनरली सबसे ज्यादा आगे होता है, वो सीन बनाता है, वो सबको लेके चलता है, वो मैसेजेस पे कांटेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो वाला जो होता है ना इंसान, वो जो लेके चल रहा होता है उसको कहते हैं लीडर. ठीक है. और वो क्यों बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर है, और क्यों इसका सवाल आ गया पूरा 20 मार्कर के ऊपर, क्योंकि लीडरशिप is everything, is one of the major things in an organization. क्योंकि जैसी लीडरशिप होगी वैसा ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन में आता है. अगर उसकी लीडरशिप अच्छी होगी, अगर वहां के एम्प्लॉयज का गोल क्लियर होगा, उनका विजन क्लियर होगा, उनको पता होगा कि वो क्यों काम कर रहे हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर्स, जैसे अगर एक कंपनी है जिसकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, जिसकी टॉप मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, टॉप मैनेजर्स ही टाइम पे नहीं आते हैं, या पॉलिसीज पे खुद भी वो फॉलो नहीं करते हैं, या अगर ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते, अगर द पॉइंट इज इफ लीडरशिप इज नॉट स्ट्रांग,
then ultimately the employees working under that leadership will not have clear guidance, will not understand what to do. एक अगर लीडर ही टाइम पे नहीं आएगा तो उसके जो अंडर टीम होगी वो भी यही सोचेंगे कि यार छोड़ो हम भी टाइम पे नहीं आते। द पॉइंट इज कि लीडरशिप का 20 मार्कर का सवाल इसलिए यहाँ पे आ गया है क्योंकि लीडरशिप इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसको मैं अगर और थोड़ा सा बैक ट्रैक इजी करूं, एक सेकेंड ना, कि जैसे इफ आई इफ आई टॉक अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से अगर हम बात करते हैं खाड़ी की, ठीक है। खाड़ी इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन, और खाड़ी जो है वो पिछले पता नहीं 8-10 सालों से काफी ग्रो कर गया है इंटरनेशनली। अब उनकी ब्रांचेस हो गई हैं, दे आर डूइंग रियली वेल। सो अब इस खाड़ी की सक्सेस के पीछे, खाड़ी की इतनी सारी आउटलेट्स और इतना अच्छा ब्रांड नेम और इतना अच्छा मार्केट शेयर, इतनी अच्छी सक्सेस के पीछे जाहिर है कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, कोई ना कोई लीडरशिप बीच में इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई गोल सेटिंग इन्वॉल्व होगी। खाड़ी खुद ब खुद उठा और कल अचानक से इतना सक्सेसफुल बिजनेस बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली उसके कुछ 8 साल के गोल्स, 5 साल के गोल्स, कोई डायरेक्टर्स होंगे उसमें, कोई इंसान हमारे जैसे ही होंगे, वो उन्होंने भी तुम्हारी तरह कुछ पढ़ाई करी होगी। बट दैट्स व्हाट दे वुड बी डूइंग इन खाड़ी, दे वुड बी प्रोवाइडिंग दैट लीडरशिप। सो बेसिकली whatever strategy the business has designed, whatever an organization is doing, whatever the strategy is, the leadership should be there to implement that strategy. अगर लीडर ही ऑफ होंगे तो स्ट्रैटेजी बनाने का क्या काम होगा? तो सवाल ये है कि बीवी की जो लीडरशिप है उसका क्या रोल है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बीवीज, ये सुना, इफेक्टिव, ये वर्ड पढ़ा, वर्ड स्लो करके थोड़ा, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब भी तुम लोगों को पता है कि स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट होता है कि जब आप कहीं लॉन्ग टर्म जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहते हो वहां तक लेकर कैसे जाओगे ना। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं इतना डिटेल के अंदर क्योंकि जब तुम लोग, ये लिख लेना बात मेरी कहीं पे, कि जब तुम लोग ये 20 मार्कर अटेम्प्ट करने जाओगे, जब तुम लोग ये 20 मार्कर अटेम्प्ट करने जाओगे तो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, डू नॉट जस्ट रीड इट एज अ व्हाट्सएप मैसेज, डू नॉट जस्ट रीड इट ऊपर ऊपर से। You need to literally understand what the question is saying. You need to understand what really do we mean by this topic. अगर सिर्फ तुम्हारा वो वाला लेवल है कि तुम रट्टा लगा के गए हो और वो रट्टा सुनाने गए हो तो मजा नहीं आएगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट इट्स सॉर्ट ऑफ अ रियल लाइफ थिंग, वो आंसर में फील आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। सो इवेल्युएट द एक्सटेंट टू विच लीडरशिप कंट्रीब्यूटेड टू बीवीज इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिटवीन 2009-2022। अब पैरा वन जो था, पैरा वन, अब इस सवाल की मुझे पैरा वन लिखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब? बताओ फिर मैं आगे बात करूं, P1 पे बात कर रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सर ऑफन पैरा वन में बोथ क्वेश्चन पॉइंट्स कुछ ओवरलैप कर जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होगी? नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओवरलैप कभी कभी कर जाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ना हो बेहतर है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, जब हम करंट सिचुएशन अब बता रहे हो आंसर के अंदर, तो करंट सिचुएशन जो है वो, करंट सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप बताएंगे ना, कि कैसी रही है लीडरशिप, और क्या लीडरशिप, ऐसा ना हो कुछ भी करंट सिचुएशन बता दूं। आई शुड ट्राई टू राइट द सिचुएशन रिलेटेड टू दिस लीडरशिप इन दिस केस। ये क्या लीडरशिप रही है, बिजनेस की सक्सेस ओवरऑल कैसी रही है, स्ट्रैटेजी जो इन्होंने बनाई थी क्या वो अचीव होती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है। आई स्टे इन कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन ऑल्सो। एंड पैरा टू, पैरा थ्री के अंदर मुझे फिर दो मेन पैराग्राफ्स करने होंगे और कंक्लूजन देना होगा। कंक्लूजन का ये बात हमें पता है कि ओपिनियन होता है सबसे पहले, और ओपिनियन को हम करते हैं जस्टिफाई, और ये बात भी हमें पता है कि जस्टिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर आंसर। एंड जब हम कंक्लूजन दे रहे होंगे तो ओपिनियन, ये बात भी रिपीट है, वैसे बहुत दफा बोल दी है मैंने, लेकिन ओपिनियन हमारा किसी का कुछ भी हो सकता है। ओपिनियन हमारा ये भी हो सकता है कि
yes, leadership contributed a very major role in the effective strategic management. And I can also write, no, leadership was not the main factor in the effective strategic management of this. I can write it both ways, but whatever opinion I give, it should be clear, it should be justified, it should be well justified. ठीक है. और अब वो अभी हम जब केस पढ़ेंगे और वापस एक दफा तो और बेहतर हो जाएगा ये. और ठीक है, आंसरिंग स्ट्रक्चर पे बात हो गई. अब मैं केस एक दफा रीड कर लेता हूँ. अच्छा. बीवी इज अ पब्लिक, थोड़ी सी रीडिंग फास्ट करूंगा, कोई चीज बीच में सवाल आए यू कैन राइट इट ऑन द चैट ऑप्शन, देन आई answer them at the end of the case. BV is a public limited company that owns over 100 restaurants in the US. Each restaurant sells a range of vegan burgers and wraps. BV does not sell any products derived from animals. And BV also has franchise agreements for entrepreneurs to operate their own restaurants using the BV brand. There are currently 50 franchised BV restaurants in the US. Timeline of BV 2009 से क्या हुआ सीन तो 2009, ठीक है, years को बड़ा ख्याल रखना. The first BV restaurant opens as a private limited company. The company is owned by Rohit, who is the managing director. रोहित है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर. लीडरशिप की बात हो रही है, दिमाग में लीडरशिप रखना. तो रोहित हमारे ओनर है, ठीक है. Rohit is named Entrepreneur of the Year by a business magazine in an article which highlights his emotional intelligence. Rohit sets a long term aim to transform BV into a major brand in every US city. ठीक है भाई, लॉन्ग टर्म एम रखा है बॉय ने. Long term aim to transform BV into a major brand in every US city. So now setting long term goals, setting long term visions, setting long term mindsets. ये माइंडसेट जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट्स होते हैं वही रियल लीडर होते हैं, जो बात है. ये मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि हम जब आंसर लिखेंगे तो हमें ये बात पता होनी चाहिए दैट्स रोहित की लॉन्ग टर्म थिंकिंग वुड हैव प्लेड अ मेजर रोल, वन ऑफ द मेजर रोल्स इन दिस सक्सेसफुल बिजनेस. BV opens two more restaurants. Rohit sells 45% of BV to a venture capitalist for $1 million. The capital raised is used to finance growth. BV ने जो है वो 2011 में दो नए रेस्टोरेंट्स खोले. जाहिर है बार बार नया रेस्टोरेंट खोलना, तुम लोग भी जरा रेस्टोरेंट को विजुलाइज कर लो. बार बार इस तरह ये एक्सपेंशन, दो नए रेस्टोरेंट्स खोलना. 45% हमने शेयर्स अपने बेचे हैं वेंचर. ओ शिट स्क्रीन. क्या हो गया था भाई, 2009 में हमने बिजनेस सेटअप किया अपना. 2010 में भाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिल गया इस रोहित भाई को. And Rohit sets a long-term aim. Then we sold 45% of BV to a venture capitalist for $1 million. The capital raised is used to finance growth. अच्छा, ये वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करने में भी बड़ी लीडरशिप इन्वॉल्व होती है वैसे. बिकॉज डेफिनेटली एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट जस्ट attract any venture capitalist. You need to be a very good leader that you are actually able to pitch that particular business to a venture capitalist. It's not easy to just ऐसे ही कोई इन्वेस्टर नहीं आ जाता है. पॉइंट ये है, आपकी लीडरशिप अच्छी होती है, आपके ऊपर टॉप जो लोग होते हैं वो अच्छे इन्वॉल्व होते हैं, तो खुद ब खुद अच्छे इन्वेस्टर्स भी आपके पास आते हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड लीडरशिप बाय दिस गाय रोहित. ठीक है. और 2011 एंड 2014 तक क्या हुआ फिर, BV opens 13 more restaurants. 13 more restaurants. Opening up of 13 more restaurants also needs very high quality leadership skills. Obviously, control करना is extensive growth को इतना आसान नहीं होगा. 2015 में क्या हुआ, BV becomes a public limited company. Rohit and the venture capitalists retain 5% of the shares each. BV starts to market its franchise model and sells its first franchise in New York.
डेफिनेटली फ्रेंचाइज भी ढूंढना, फ्रेंचाइजिंग मॉडल को सक्सेसफुल बनाना, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन के जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करना, ऑल ऑफ दिस अगेन इज इज नॉट लाइक कि आपने सोचा और हो जाएगा. इट डज नीड effective leadership to convince the shareholders to buy your shares, to have that confidence from investors in your company. So it's practically, बात लिखना आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकली सोचो तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग लीडर्स चाहिए होते हैं, जो बात है. ठीक है. A new organizational structure is implemented. See Appendix 2. And if I see Appendix 1 and Appendix 2, so Appendix 1 में हमें एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था फ्रेंचाइज अट्रैक्ट करने का, और अपेंडिक्स 2 के अंदर मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2016 से जो दिया हुआ है. The top guy is CEO, then we have board of directors, then we have restaurant managers, marketing manager, finance manager, and supply manager. Then there are certain supervisors reporting to managers, and there are certain workers reporting to these supervisors. ठीक है. और इसके अलावा 2017 and 18, BV opens 15 more restaurants and 12 more franchises. BV opens 15 more restaurants and 12 more franchises. And 2020 में क्या हुआ? Most BV restaurants are closed due to a global pandemic. Rohit decides to pay BV's employees throughout the closure, but BV makes a loss for the first time. BV starts a joint venture with a delivery business to offer takeaway services. And then BV continues to grow in the US with a focus on selling franchises. ठीक है. तो अब डेफिनेटली यहाँ पे जब ये पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक के टाइम पे जब रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे होंगे, स्ट्रगलिंग टाइम होगा, उस टाइम पे भी आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत टेस्ट होती हैं. क्योंकि अच्छे टाइम में भी आपका लीडर बड़ा आपको साथ देना चाहिए, लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो बुरे टाइम में आपकी जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करती हैं टू सर्वाइव थ्रू दैट स्ट्रगलिंग टाइम, दैट मुश्किल टाइम. ठीक है. अब टेक ओवर किया है उसने, मुझे पता नहीं है कि क्या जरूरत है इसको, लेकिन टेक ओवर किया है इसने, नॉट टेक ओवर सॉरी, जॉइंट वेंचर किया है. फिर developing a global business. So the directors of BV want to enter the international market. They have chosen to open the first restaurants in country X, and Rohit has provided the board with some strategic management information. And definitely, again, if you're expanding into a new country, that's not an easy job. That's a tough job. International market में जाना is definitely a very tough job. उसके लिए again leadership का टॉपिक एक्टिव हो सकता है. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 2015 बीवी ब्रिस्बेन फॉर पोटेंशियल फ्रेंचाइजीज, ये हमने देख लिया, स्ट्रक्चर आ गया. फिर यूएस और कंट्री एक्स का कुछ डेटा गिवन है हमारे पास. पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, ब्रांड अवेयरनेस, एवरेज इनकम एंड फोरकास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स ये वे हैं in US and in country X. Then we have been given some strategic management information. Core competence हमारी क्या है? Clear corporate identity as an ethical business. Good, that's right. That's its strength. If you're very clear on your ethical standards. Consistent high quality across the product portfolio. Excellent customer service. That is our core. And having these core competencies being communicated with every employee with a commitment कि अगर मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ और उसमें अगर मेरे लोग इन कोर कॉम्पिटेंसीज के साथ कमिटेड होंगे तब ही मेरा बिजनेस अच्छा चल सकता है. तो क्योंकि मुझे अपने बिजनेस का पहले तो पता होना चाहिए कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है. अब सेकंड, मेरे अपनी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए कि मैं अपने एम्प्लॉयज को वो उसकी कमिटमेंट भी इंश्योर कर सकूं, दैट माई टीम एंड माई एम्प्लॉयज आर एक्चुअली मतलब committed and aware about what our core competencies are. ठीक है. और force field analysis for BV entering the restaurant market in country X. So there are certain driving forces and there are certain restraining forces. Then vegan food market is expected to double in the next 3 years, which is an opportunity.
The government policy is expected to support vegan food. There is limited competition in the vegan food market and restraining forces अगर हम देखें. So limited awareness of the BV brand and customers may not like BV's product range. And possible strategies include what are the possible strategies that we can use if we go for country X? So develop a pen global marketing strategy based on the US market. ठीक है, पेन ग्लोबल पे जा सकते हैं या फिर डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मेंटेन लोकल डिफरेंसेस इन कंट्री एक्स. So these are the two possible international marketing strategies that this BV business can use. And if I go for Appendix 5, then I have been given this decision tree diagram for using the two alternative international marketing strategies in country X. Before I start, um, ownership is diluted too by selling to venture capitalists. So yes, अफनान, बिल्कुल अगर आप अपने शेयर्स बेचते हो वेंचर कैपिटलिस्ट को भी तो आपकी अपनी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है. सर टेक अवे के लिए डिलीवरी बिजनेस की क्या ज़रूरत? तो टेक अवे के लिए क्यों नहीं ज़रूरत यार. टेक अवे अगर आपको करवाना है उसके लिए कोई डिलीवरी सर्विस होगी तो अच्छे से टेक अवे हो जाएगा और क्या, वरना फिर आप किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई करोगे. इसका फोकस ज़्यादातर फ्रेंचाइज बेचने में है. हाँ, फ्रेंचाइजिंग बेचना भी इज़ अ बिग जॉब. In para 2 की current situation, we will give a little info that what kind of burger bin business and what they sell, right? What else do we have to tell in the current situation? Current situation का पैराग्राफ अली से मैं बनवाऊंगा. What is a venture capitalist? Venture capitalist वो investors होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और वो businesses में invest करना चाहते हैं. और you can attract those investors to give to raise that amount. वो फिर आपसे कुछ ownership की percentage रख लेते हैं. अपेंडिक्स 5 समझा दें. अपेंडिक्स 5 के अंदर जो है डिसीजन ट्री गिवन है, ये हमने लास्ट क्लास में इसका वो किया था कि दो ऑप्शंस हैं हमारे पास और इसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज निकालनी होती हैं, वो हम निकालेंगे. ये डिसीजन ट्री है पूरा. सर सेलिंग 45% ऑफ द वेंचर इज सेलिंग हाफ इज कंपनी. यस, इट्स सेलिंग हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनी. एंड ऊपर से सेलिंग फ्रेंचाइजेस वेल एंड मैनेज कंट्रोल करना मुश्किल होगा. बिल्कुल, फ्रेंचाइजेस को चलाना साथ में आसान नहीं होगा. फ्रेंचाइजेस अगर आप इतनी सेल करते हो, इतनी सारी फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व होंगे तो इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल. बिल्कुल.